राकेश यादव सर के मैथ्स के 7300, उनका अंकगणित, अरिथमेटिक एडवांस, अभिनय सर के बुक्स थे, प्ले विद एडवांस मैथ्स। तो मैंने सब पुराने रिसोर्सेज जो हमारे टाइम से अभी तक जो रिलेवेंट है वो सब जमा कर लिया, बट इतना सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। 17, 18, 19, 17, 18, 19 एक तरह से आप कह सकते हो ये 3 अटेम्प्ट में काउंट नहीं करता, इसको प्रिपरेशन में काउंट करता हूँ। मैं हमेशा 20, 21 और 22 ये 3 अपने सीरियस अटेम्प्ट काउंट करता हूँ। इसका रीजन है मैं हर गुजरते साल के साथ नए लोग से मिलता था तो नई किताब जान पाता था। पर चूंकि आपके पास अब ये है कि आपके पास रिसोर्सेस हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, एसएससी फैक्ट्री इसमें इतना बढ़िया रोल कर रही है। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद और चीजों में पढ़ो। एटलीस्ट आपके सारे चैप्टर्स गो थ्रू तो एक बार हो जाए। आप परसेंटेज हर बार शुरू कर देते हो, परसेंटेज पे लटके वो याद हो गया, उसके ब्लूप्रिंट मतलब माइंड में मेरे छप गए कि इस पेज में दाईं तरफ उसका सोल्यूशन है और उसके ऊपर साइड में वो सिंपल इंटरेस्ट का वो क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट वाला, ऐसे मुझे वो याद हो गया था। पूरे दिन का कैसे डिवाइड करें, कितने घंटे पढ़े, क्या स्ट्रेटजी उसके? अब ना फ्रेंड है ना फोन है, कुछ नहीं, रात में सब लोग सो गए, आप किससे बात कर सकते हो, कोई नहीं है, सोशल मीडिया भी स्लो हो जाता है रात में, तो फिर पढ़ाई बचता है। हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम अंकित शर्मा और मेरे साथ हैं आशीष सिंह भाई, जो कि एएसओ हैं अभी सीएसएस में, एसएससी सीजीएल 2022 से सिलेक्टेड है। तो आज इनकी जर्नी हम शेयर करेंगे आप सभी लोगों के साथ, जानेंगे किस तरीके का इनका सफर रहा, कैसे इन्होंने सिलेक्शन लिया, क्या स्ट्रेटजी रहती थी और क्या इनके स्ट्रगल्स रहे। और भी बहुत सारे एग्जाम इन्होंने दिए हैं, वनडे एग्जाम, जैसे हम रेलवे की बात करें, एसएससी के और भी अदर एग्जाम की बात करें, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सारे एग्जाम भी इन्होंने दिए। तो जानते हैं क्या खास इनकी जर्नी में रहा और क्या आपको सीखने को मिलेगा। तो आशीष भाई, स्वागत है आपका एसएससी फैक्ट्री पे। थैंक यू अंकित भाई, पहले तो मुझे एसएससी फैक्ट्री में आपने इनवाइट किया। मैं होप करता हूँ कि आपके व्यूअर्स मेरे इंटरव्यू से इंस्पायर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आशीष भाई थोड़ा आप अपने मुंह ज़बानी अपने बारे में बता दीजिए। तो जैसा कि आपने बताया, मैं अभी करेंटली एसओएन सीएसएस 2022 बैच से हूँ यहाँ। इसके पहले मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मैं बिहार के जहानाबाद होम टाउन से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी 10th से 1 to 12 सीबीएसई से ही कंप्लीट करी है और उसके बाद फिर बिहार के ही मगध यूनिवर्सिटी से मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ओके, कैसे थे आप स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में? मैं क्लास 10 तक ठीक स्टूडेंट था। मेरे फादर मुझे पढ़ाते थे घर पे और होम ट्यूशंस भी लगे रहे मेरे शुरू से ही, तो मैंने मतलब ठीक ठाक पढ़ाई की थी। मुझे सभी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था। उसके बाद 11th-12th में मेरी पढ़ाई थोड़ी एवरेज हो गई थी क्योंकि उस तरह की एक्सपोजर उस तरह का वहाँ मिल नहीं पाया, बट फिर भी मैं मतलब डेवलपमेंट ओवरऑल मेरा हो रहा था, बट मार्क्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। ओके, यही बहाना बनाते थे पापा को, यही बोलते थे कि डेवलपमेंट हो रहा है बट मार्क्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा वो स्कूल 10th के बाद जब गया तो माहौल बदल जाने के कारण थोड़ा मस्ती में रह गया, खेल कूद में, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट तो मेरा था, जिसको मैंने फिर आगे कंटिन्यू किया आफ्टर ग्रेजुएशन। ओके, आपने बोला फादर साहब आपको पढ़ाते थे, टीचर हैं वो? हाँ, मेरे फादर टीचर हैं, वो अप टू क्लास 10 सोशल साइंस पढ़ाते हैं, अभी भी पढ़ाते हैं और उन्होंने ही मुझे पढ़ाया था और इसके चलते मेरा मार्क्स भी मतलब सोशल साइंस में ही हाईएस्ट था। तो उस समय ग्रेडिंग सिस्टम आ गया, मतलब सीजीपीए सिस्टम आ गया था सीबीएसई में, तो A1 ग्रेड थे मेरे उसमें, मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, ये 3 सब्जेक्ट में मेरे A1 थे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपने 10th 12th में सोच लिया था या फिर कुछ और भी तैयारी करी आपने? नहीं, मैंने 10th 12th तक तो कुछ सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा था कि मुझे जेईई देना है, आईआईटीएन होना है, क्योंकि मेरे एक कज़न है वो आईआईटीएन है। ओके। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी यही आईआईटी में जाना चाहिए। बट मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल ही मैथ्स के 11th-12th के सिलेबस को देखने के बाद लगा कि ये मेरी समझ में तो मुझे आ भी रहा है, लेकिन इतना हार्ड वर्क मेरे से ये होगा नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट आ नहीं रहा। मुझे पढ़ने से ही इंटरेस्ट खत्म हो चुका था, पढ़ाई से रुचि खत्म हो चुकी थी मेरी और पूरे ग्रेजुएशन को मैंने बस ऐसे निकाला है कि मुझे बस ग्रेजुएट हो जाना है, बेयर मिनिमम। बीएससी करा आपने? मैंने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किया। अच्छा। ओके, फिर उसके बाद ये तैयारी का कैसे सिलसिला चला? तैयारी जब फाइनल ईयर की तरफ जैसे मतलब समय आ रहा था तो फिर दोस्तों ने भी कुछ ना कुछ सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि आप ये कर लो। एक ने कहा कि सीएचएसएल एक एग्जाम होता है वो दे सकते हैं, तो पार्ट 1 में ही जब मैं था मैं बीएससी के, तब मैंने 2014 में पहली बार सीएचएसएल का एक फॉर्म भरा। उस समय वो एग्जाम ऑफलाइन होते थे, तो मैंने वो फॉर्म भर के भागलपुर मेरा सेंटर गया बिहार में। खतरनाक भीड़ के बीच में मैं गया, अपीयर करके आ गया, लेकिन मुझे पता नहीं कि उसके मार्क्स कब आए, उसका आंसर की कब आया, मैं फेल भी हुआ या पास भी हुआ ये भी मुझे नहीं पता। मैंने तुक्के लगाए थे उसने, बस इतना जानता हूँ। उसके बाद 2015 का भी सीएचएसएल मैंने दिया। सीएचएसएल फिर मैंने लगातार ही दिया। तो ये चेक क्यों नहीं करा आपने, क्या रिजल्ट क्या रहा? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। ये एक तरह से कह सकते हैं इग्नोरेंस।
जानकारी। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले हमारे सभी एसएससी एस्पिरेंट साथियों को मैं कुछ किताबें सजेस्ट करना चाहता हूं। ये सारी बुक्स अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आते हैं और आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी टॉपर्स टीचर्स हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये किताब आप देखिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज की किताब है। इसमें आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनकी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एग्जाम में सिलेक्शन लेने के। इसमें आपको 7700 प्लस टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऐसे ही एक मैथ की किताब है, इसमें आपको 5400 प्लस टीसीएस क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऐसे ही हमारे पास ये जीके जीएस की किताब है, ये वरुण अवस्थी सर की तरफ से है, तो इसमें भी आपको 8900 प्लस टीसीएस क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जीके जीएस का तो आपका सॉल्यूशन सिर्फ एक किताब से ही हो जाएगा। दूसरा, आपके पास ये रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए आप जानते हैं अरुण कुमार सर की तरफ से है, तो इस किताब में आपको 6400 प्लस टीसीएस क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये भी एक बेहतरीन किताब है। और आपका लास्ट में शॉर्ट ट्रिक्स, जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें स्पीड का बहुत बड़ा गेम होता है एग्जाम में, तो कुछ जो ऑथेंटिक शॉर्ट ट्रिक है, ऐसी फालतू फर्जी ट्रिक्स नहीं, जिनसे आपका जो तैयारी करने का जो तरीका होता है, जिस तरीके से टीचर पढ़ा रहे होते हैं आपको, उसी तरीके में आपको जो ऑथेंटिक ट्रिक्स हैं जो हमेशा काम करती हैं, उसी ट्रिक्स के हिसाब से ये किताब तैयार करी गई है। तो ये किताब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इन सभी बुक्स के बेस्ट बाइंग लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो प्लीज आप जाके इन्हें परचेज करें और अपना सिलेक्शन पक्का करें। दिया है, उसके बाद फिर होना नहीं होना कुछ नहीं जानकारी है। ये भी था कि ग्रेजुएशन पहले करना है, टारगेट ये था। और 2016 में जाकर के मुझे एक फ्रेंड के थ्रू पता चला कि एसएससी सीजीएल नाम की भी एक पोस्ट है, जिसमें कि उसने ऐसा समझाया कि ये सीएचएसएल से ज्यादा इजियर है, क्योंकि इसमें प्री के बाद फिर मेंस भी मिलता है, मेंस के बाद डिस्क्रिप्टिव भी है, ये कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है। और हमारी तरफ मैं मतलब हमारा एरिया अब तो खैर लोगों को ये हो गया है, इन्फॉर्मेशन मिलने लगी है। तो पहले बस 2 ही एग्जाम जानते थे, एसएससी के नाम पर सीएचएसएल को एलडीसी बोलते थे और सीजीएल को यूडीसी बोलते थे। तो मुझे लगता था कि भारत का सबसे बड़ा पोस्ट जो होता है वो अपर डिवीजन क्लर्क होता है, इससे ऊपर ये इंस्पेक्टर है, एएसओ, ईडी, ये सब मैं जानता नहीं था। ये सब मुझे पता चला जैसे जैसे आगे, फिर जब फ्रेंड्स मिलते गए और लोग मिलते गए तब। और 2017 में जब जियो की क्रांति 16-17 में आ गई, तो फिर थोड़ा पता चलने लगा और इजी हो गया वो एक्सेस करना इन्फॉर्मेशन। कैसे तैयारी कैसे चल रही थी आपकी सीजीएल के लिए? सीरियस कब हुआ? सीजीएल की तैयारी के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैंने 2016 में एक लोकल कोचिंग ज्वाइन किया। कोचिंग नहीं कह सकते उसको, कह सकते हम उम्र 10 लोग मिलकर के सेट्स लगा रहे हैं। अच्छा। किसी का सिलेक्शन हो नहीं रहा है, लेकिन सब सेट्स लगा रहे हैं ताकि हो जाए। उसमें से कभी कभी किसी का बैंकिंग में, किसी का रेलवे में बीच बीच में होते जा रहा था, तो वो छोड़कर जा रहे थे। अच्छा। मैंने वहां 3 महीने साथ में वो काम किया, टेस्ट लगाने का। वो आईबीपीएस क्लर्क का वो टेस्ट लगाते थे। उसके बाद फिर वो जहानाबाद में ही, मैं बाहर अभी तक नहीं गया। तो उस टाइम उनसे कुछ ना कुछ, जैसे रीजनिंग के कुछ स्किल्स सीखने को मिले और कुछ मैथ्स के भी सीखने को मिले, क्योंकि मुझे ये तक तो नहीं आता था ना कि एक ए 5 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये भी नहीं आता था मुझे। तो फिर ये बेसिक्स हल्का फुल्का उनसे सीखने के बाद मैंने वो कोचिंग छोड़ दी। वो कोचिंग बस मतलब एक तरह से कह सकते हैं लाइब्रेरी की तरह थी, तो वो छोड़ दी। मुझे वहां लगा मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा। फिर मेरी सिस्टर की शादी थी 2017 में, तो शादी के बाद फिर मुझे लगा कि अब थोड़ा कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब 17 में ही मेरा फाइनल ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था। अब सबकी नजर मेरे ही ऊपर है कि अब तुम कुछ करो। ऑल्दो मेरे घर पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं था एज सच कि तुम कमा करके ला करके दो, ऐसा नहीं था, या फिर आज ही अभी कुछ कर लो, लेकिन कुछ करो, इफर्ट डालो, बेकार मत पड़े रहो। ये तो सबके पास मतलब सबके पेरेंट्स का कहना है। तो फिर मैंने 2017 में 1 महीने के लिए पटना अप डाउन करके बाई ट्रेन स्टार्ट किया जाना। ऐसे एसएससी की एक कोचिंग स्टार्ट की मैंने पढ़ना, मैथ्स के लिए सिर्फ। पर मेरा वो 1 घंटे के क्लास के लिए, वो क्लास 8 से 9 रहता था, पर मैं सुबह 6 बजे घर से जाता रहा तो दोपहर 3 बजे घर आता था। तो टाइम बहुत कंज्यूम हुआ। हाँ, जहानाबाद से पटना की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी थी नहीं, अभी भी मतलब 1-1.5 घंटे लग जाते हैं 45 किलोमीटर जाने में बाई ट्रेन। और ट्रेन फ्रीक्वेंटली है नहीं, गैप्स काफी हैं। 1 घंटे क्लास के लिए मेरा 9 घंटा चला जाता था। फिर मैंने सोचा कि उस समय तक यूट्यूब पर टीचर्स आ चुके थे, तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि यूट्यूब से ही कुछ देख लेते हैं। बेस तो लोकल टीचर्स से हो गई है, मतलब बेसिक जैसे रेशियो का अगर परसेंटेज आपको समझ में आ रहा है कि 20% को 1/5 कहते हैं, इस तरह की चीजें अगर आपको समझ में आने लगी तो फिर आपके लिए यूट्यूब हेल्पफुल है।
या तो कोई घर में ऐसा हो जो आपको थोड़ा बहुत समझा दे, उसके बाद आप यूट्यूब की तरफ शिफ्ट कर जाएं, या तो यूट्यूब पर ही, या तो ऑफलाइन ही कहीं आप पढ़ करके फिर यूट्यूब की तरफ आ जाएं। तो ये चीज मुझे लगा कि अब 9 घंटे देकर 1 घंटा सीखना जस्टिफाइड नहीं है टाइम के साथ में। बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, पूरा दिन ही चला गया, फिर घर पे तो पढ़ ही नहीं पढ़ ही पाओगे। नहीं पा रहे, फिर ऐसी हालत में आप ट्रेन के धक्के खाकर, बिहार में ट्रेन में भीड़ भी रहती है, उसके बाद फिर और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पुराना भूलते ही जाओगे। पुराना भूलते जाओगे आप फिर। ओके ओके। वो टीचर्स आपका 17 में ही अटेम्प्ट दिया आपने सीजीएल फिर का? 17 में मैं अंडर ग्रेजुएट था, तो मैंने पहला अटेम्प्ट वहां दे दिया, और ये बिल्कुल ही कह सकते हैं कि प्रिपेयर्ड नहीं था। प्रीलिम्स मैंने पास कर लिया, ये सीएचएसएल का जो मैं देते जा रहा था अनप्रिपेयर्ड रूप से, इस वजह से ये हुआ कि सीएचएसएल का प्री तो आज 17 तक नहीं निकला है अभी तक, और 17 के बाद मतलब अभी हम लोग 2017 में अगर हैं तो अभी तक 17 का प्री नहीं निकला, लेकिन सीजीएल का प्री निकल गया, क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली वैकेंसीज ज्यादा होते थे, तो कट ऑफ कंपैरेटिवली लो रहती थी सीएचएसएल से। तो प्रीलिम्स तो मैंने क्वालिफाई कर लिया, 17 का प्रीलिम्स निकल तो गया। कॉन्फिडेंस आ गया कि लगता है सीजीएल मेरे बस का है, हाँ। सीएचएसएल नहीं होगा, सीजीएल हो सकता है हो जाए। बट फिर मेंस देने गया, तो मेंस में हिस्ट्री के ऑल टाइम हाई मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस उसी 2017 वाले में ही थे। 17 फरवरी को एग्जाम था मेरा, 2018 में वो शायद पेपर हुआ था, तो वो पेपर में मेरे मार्क्स आए 78 नंबर 200 में, और इंग्लिश में 140-42 थे मेरे मार्क्स। डिस्क्रिप्टिव होता था उस टाइम, और डिस्क्रिप्टिव होता था, डिस्क्रिप्टिव तक जानने की कुछ किस्मत ही नहीं थी उस टाइम। मैं प्री के बाद मेंस से ही बाहर हो गया, फिर मैंने 2000 अच्छा 4 स्टेज में होता था पहले? हाँ 4 स्टेज में होता था, प्रीलिम्स, मेंस, डिस्क्रिप्टिव और सीपीटी टाइपिंग। तो फिर 2018 वाले पर गए। 2018 वाले में मेरे प्री में अच्छे मार्क्स आए, मतलब पहले तो रॉ कम थे, मेरे रॉ मार्क्स कम थे, 118 थे, बट वो डिफिकल्ट शिफ्ट घोषित हो गया। 10 जून को मेरी वो एग्जाम थी, डिफिकल्ट शिफ्ट होने के कारण वो मेरा उसमें मेरे 43 नंबर बढ़ गए, 117 से सीधा 160 नंबर हो गए प्री में। प्री क्वालिफाई कर गया। अब मेरे को मेंस के लिए लगना था, मेंस में मैंने तैयारी करी खुद से ही कैसे कर सकते हैं, और मेंस में फिर से वही 78 से मैं 88 तक आया। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 98 बना। मैथ्स में मार्क्स बढ़ नहीं रहे थे, बट इस बीच में मैं अपना तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था, रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा अपनी जर्नी में। अगर मैथ्स को अभी आप अगर मुझे अलाउ कर दे तो मैं उसको बता सकता हूँ। नहीं, इसके हम सेपरेट जानेंगे सब्जेक्ट। हाँ, तो इसलिए फिर मैं उसको वहां पर ऐड करूंगा, इसलिए मैंने भी रोक रखा है। तो मेरे मार्क्स फिर वही थे, 78 से 88 हो गए, नॉर्मलाइज 98 बन गए। मार्क्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था मेरा मेहनत, मुझे नहीं पता चल रहा था कि ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना मैथ पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश में फिर से ठीक था नंबर मेरा, इंग्लिश में मेरे 173 नंबर थे 2018 में, वो नहीं हुआ वहां भी। फिर मेंस वो डिस्क्रिप्टिव तक गया मैं, 69 मार्क्स थे मेरे डिस्क्रिप्टिव में, और मैटर करता है 60 प्लस लाना, अगर आप डिस्क्रिप्टिव में ले आते हो तो फिर वो अच्छा मार्क्स कहलाता है। तो 19 में भी फिर मेरा वही हाल रहा। 19 में मैं जब भी एग्जाम देता था, मेरा मेंस सबसे मोस्ट डिफिकल्ट डे पड़ता। ओके। तो 2018 का मेंस मेरा 13 सितंबर को हुआ, 2019 का मेंस मेरा 19 नवंबर को हुआ, सॉरी 15 नवंबर को हुआ, और 2020 का मेंस तो एक सिंगल डे ही था, तो 29 जनवरी को हुआ। यहाँ तक 17, 18, 19, 17, 18, 19 एक तरह से आप कह सकते हो ये 3 अटेम्प्ट्स में काउंट नहीं करता, इसको प्रिपरेशन में काउंट करता हूँ मैं हमेशा। 20, 21 और 22 ये 3 अपने सीरियस अटेम्प्ट्स काउंट करता हूँ। इसका रीजन है क्योंकि जो कमिटमेंट चाहिए इस एग्जाम को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो मेरा कमिटमेंट मैंने इसके लिए मतलब कभी दिया ही नहीं। वो 3 साल स्टार्टिंग के। इसलिए अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपको कितने अटेम्प्ट लगे, मैं कहता हूँ 3 होल हार्टेड अटेम्प्ट मुझे लगे इसमें, 2020, 21 और 22। क्लियर तो 22 में हुआ, बट मैं 20 से कह सकता हूँ कि मैं 100% प्रिपेयर्ड था। ओके, अगर यहीं पे मैं पूछूं आपसे कि 17, 18, 19, 20, 21, 22 में आपके हाथ नौकरी लगी, है ना, तो इतने साल आपने तैयारी करी, तो इस बीच अगर कुछ नंबर ऑफ मिस्टेक्स आप बताना चाहो अपने तैयारी के दौरान, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी तैयारी में आएंगे, 25 देंगे, कोई 26 देंगे, कोई 24 दिया होगा, हो सकता है उनको उसमें सिलेक्शन हो जाए। तो इस दौरान आपने क्या, आप अगर पीछे मुड़ के देखते हो और आज अगर आप तैयारी करने में आपसे बोलूं तो आप क्या क्या चीजें नहीं करोगे और आपको लगता है कि आप 1 साल में या 2 साल में सिलेक्शन ले जाओगे? सिलेक्शन एक्चुअली जब मुझे लगता है जब मेरा हुआ भी, तो वो लास्ट के 2 साल में ही पढ़ने से हुआ। आप तैयारी जो अगर मिस्टेक ना रिपीट करने की बात करो, तो ये है कि आप तैयारी को इंस्टॉलमेंट में मत करो, अपना सब कुछ इस पर दे दो। आप 2 साल लगा रहे हो, तो हो सकता है मेरे साथ, लेकिन सिचुएशन ये था कि मुझे एक्सपोजर ही कम था। मैं हर गुजरते साल के साथ नए लोग से मिलता था, तो नई किताब जान पाता था। पर चूंकि आपके पास अब ये है कि आपके पास रिसोर्सेस हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, एसएससी फैक्ट्री इसमें इतना बढ़िया रोल कर रही है प्ले, तो आप
जो टॉपर्स बता रहे हैं उसको नोट करो। अगर किसी टॉपर ने किसी बुक का नाम सजेस्ट किया और जो मिनिमम कॉमन बेयर मिनिमम कॉमन जो सब यूज कर रहे हैं वर्ड्स, उसको आप नोट करो और वो चीज जरूर करो। अगर सबने कह रखा है कि एसपी बख्शी पढ़नी है, मैं रिसोर्सेस अभी नहीं डिस्कस कर रहा, बट फिर भी अगर कह रहा है कि करनी है, तो फिर आप उसको इग्नोर मत करो। अगर सब कह रहे हैं कि ब्लैक बुक पढ़नी है, तो फिर पढ़ो। आपको किसी को पॉइंट कुछ नहीं प्रूव करना है। इसलिए मैंने फिर अपना एक ये क्या कहते हैं, अपने लिए एक प्रोवर्ब बना लिया है, जो फेमस भी है कि डोंट रीइन्वेंट द व्हील। चक्के का आविष्कार फिर से मत करिए। अगर किसी ने बता रखा है कि ऐसा होता है, तो फिर आप उसको ही फॉलो करो। अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ कि उसको फिर गलत साबित करने में, कि घर से भी हो सकता है ये साबित करने के लिए आपका टाइम चला जाएगा। सही बात। घर से ही हो सकता है, अगर ऐसा कहते हैं कई टॉपर्स को मैंने सुना है। तो सबसे पहली बात, जो कह रहा है क्या उसने घर से करी है, तब फिर आप उस पर रिलाई करो। पर अगर घर से ना करके बाहर जाके, ये मुझे लगता है कि मुझे ये प्रूफ करने की जगह मुझे किसी कोचिंग से 1 साल पढ़ लेना चाहिए, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। बट अगर पढ़ा भी तो, क्योंकि क्वेश्चन मुझे एक, अगर इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकूं, तो घर से पढ़ने का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हुआ, हाँ, मिस्टेक्स में से एक डिसएडवांटेज भी है। जो एडवांटेज तो सारे थे, जो एक कमी खली मुझे, क्वेश्चनिंग। मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता ना, क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। लर्निंग इज इनकम्प्लीट विदाउट क्वेश्चनिंग। आप जब किसी से कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, आपका डाउट जनरेट होते जा रहा है और वो बढ़ते जा रहा है, तो आप पूछ ही नहीं, आपको कोई बताने वाला नहीं है। सही है। तो डाउट क्लियर ही नहीं हो रहा, तो पीछे वो और छूटती जा रही है। तो ये चीज मुझे लगता है कि आपके अगर डाउट क्लियर हो रहे हैं, और तो आप एक बार में तैयारी करो और उसको बिट्स एंड पीसेस में मत करो। ये बात बहुत अच्छी बोली आपने कि तैयारी इंस्टॉलमेंट में मत करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैं प्रॉब्लम यही देखता हूँ कि 2 महीने का उन्होंने टाइम टेबल स्ट्रेटजी बनाई, सिलेबस अभी पूरा हुआ नहीं है, कुछ चैप्टर्स हुए, फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, किसी ने कोई नई बात बता दी, फिर से शुरू से फिर से सारी चीजें उठा के, क्योंकि पीछे का रिवीजन भी नहीं करा अच्छे से, अब वो सोचते हैं कि फिर से फ्रेश तैयारी शुरू करते हैं, फिर से तैयारी शुरू करते हैं। मतलब 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक बार पीक सिलेबस कंप्लीट हुआ ही नहीं कभी। ऐसा मुझे लगता है आपके साथ हुआ होगा, आपको भी 3-4 साल बाद लगा होगा कि अब मैं कह सकता हूँ सिलेबस कंप्लीट है, राइट? तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद और चीजों में पढ़ो। एटलीस्ट आपके सारे चैप्टर्स गो थ्रू तो एक बार हो जाए। आप परसेंटेज हर बार शुरू कर देते हो, परसेंटेज पे लटके पड़े हो, है ना? टाइम एंड वर्क, परसेंटेज 2-3 चैप्टर करते हो, फिर से शुरू कर देते हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ठीक है। तो अभी फिर स्ट्रेटजी की अगर बात करें, जब कि आपने 3 साल लगा आपको कि अब तो ये बहुत बर्बाद कर दिया, अब मुझे सीरियस बैठ के पढ़ाई करनी है। फिर कैसे आपने स्ट्रेटजी बनाई? कैसे आपको सब्जेक्ट आपने डिवाइड करे कि भाई इसको ज़्यादा समय देना है? जैसे आपने बोला कि आपका मैथ थोड़ा गड़बड़ था, इंग्लिश आपकी ठीक थी। तो कैसे पूरा, अगर आज का जो बच्चा तैयारी कर रहा है और उसको लग रहा है कि मुझे 1 साल में सिलेक्शन लेना है, या फिर अभी 2025 में सिलेक्शन लेना है, 6 महीने, 5 महीने जो भी उसको मिलते हैं, तो पूरे दिन का कैसे डिवाइड करें? कितने घंटे पढ़े? क्या स्ट्रेटजी उसकी होनी चाहिए? स्ट्रेटजी पर आता हूँ, तो अगर मैं 2020 से अब स्टार्ट करता हूँ अपनी प्रिपरेशन की जर्नी, वहां से जहाँ से मुझे अब सब कुछ लगने लगा कि अब मैंने एक बार तैयारी सब कंप्लीट कर ली है। तो कौशिक राज का इंटरव्यू आया था, एसएससी सीजीएल टॉपर है वो, 2017 बैच के। उन्होंने काफी डिटेल्ड मैनर में बताया था। इसके अलावा मेरे भी 2-3 फ्रेंड्स सीजीएल में सेलेक्ट हो गए थे। तो अब मिलकर के मैंने कॉमन स्ट्रेटजी जो उन्होंने शेयर करी, तो अपने इस तरह से नोट किया कि मुझे मैथ्स में पीवाईक्यू पर ही रहना है, प्रीवियस ईयर को कमांड कर लेना है। और नवीन यादव करके एक सीजीएल 2018 के भी टॉपर थे, उन्होंने ये कहा था कि राकेश यादव क्लास नोट्स याद हो जानी चाहिए। ओके। तो इस तरह से होना चाहिए, और एक्चुअली वो याद हो गया। उसके ब्लूप्रिंट मतलब माइंड में मेरे छप गए कि इस पेज में दाईं तरफ उसका सॉल्यूशन है, और उसके ऊपर साइड में वो सिंपल इंटरेस्ट का वो क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट वाला। ऐसे मुझे वो याद हो गया था। मैंने इतनी बार राकेश यादव क्लास नोट सॉल्व किया, मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिन लिए थे। तो रिसोर्सेज सबसे पहले मैंने ये करा 2020 में, जो पहला काम करा, कोरोना का भी काल था वो शायद उस समय, तो मैंने अपना डेस्क ही क्लियर कर दिया। जो पढ़ना है उतने ही बुक्स चाहिए। क्वांटम कैट भी खरीद रखा था मैंने ये राकेश यादव सर के मैथ्स के 7300, उनका अंकगणित, अरिथमेटिक एडवांस, अभिनय सर के बुक्स थे, प्ले विद एडवांस मैथ्स। तो मैंने सब पुराने रिसोर्सेज जो हमारे टाइम से अभी तक जो रिलेवेंट है वो सब जमा कर लिया। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मैं समझ गया कि इतना सब नहीं, सिर्फ एक प्रीवियस ईयर पेपर की बुक को मैंने उठाया। एक राकेश यादव सर की बुक क्लास नोट्स, और एक पिनेकल की जो बुक आने लगी थी जो अभी भी मार्केट में है, प्रीवियस ईयर वाली, वो, ये दोनों को मैंने किया। इसमें ये बात मैं बता दूं कि मैंने राकेश सर के बुक सॉल्व किए थे थोड़े, ताकि बेस बन जाए। बट मैं वही करता था जो आपने अभी कहा, इस बुक को भी सॉल्व कर रहा हूँ, उस बुक को भी सॉल्व कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन सब में सेम है।
बट एक को आप होल हार्टेडली अगर 4 बार कर लोगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बनिस्बत कि आप सब बुक को एक-एक बार ट्राई कर रहे हो और फिर किसी ने बता दिया तो आप नई बुक लेकर के आ जा रहे हो। तो ये चीज़ तो ठीक यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आपके टेबल पे एक सब्जेक्ट की एक किताब होनी चाहिए हाँ, और प्रीवियस 1 ईयर से आप 2 हाँ, मैक्सिमम। राइट, ओके। फिर आगे? हाँ, तो फिर मैथ्स के लिए तो प्रीवियस ईयर और एक थ्योरी रिवाइज़ करने के लिए क्लास नोट्स। हुँ, अब उसके बाद पता चल गया मुझे कि अब सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पेपर में 100 क्वेश्चन्स आते हैं मैथ के तो आप 100 से 150 सवाल डेली घर पे लगाओ। आप एग्ज़ाम पॉइंट एक गन पॉइंट सिचुएशन है। आप उसमें घर से 30 क्वेश्चन बनाकर 50 क्वेश्चन बनाकर 100 क्वेश्चन का पेपर में अच्छा नहीं कर सकते। अगर आपके आज के डेट के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन्स आते हैं, अगर आप 30 क्वेश्चन के लिए पर डे 30 क्वेश्चन्स ही सॉल्व करते हो घर पे, कभी नहीं अच्छा कर पाओगे एग्ज़ाम में। इसीलिए वो बच्चे कोलैप्स कर जाते हैं और फिर कहते हैं घर पे तो अच्छा हो रहा था, हाँ, वहाँ नहीं अच्छा हो पाया। इसका रीज़न ये है कि आपने अपने आप को टेंशन वो दिया ही नहीं और सिलेबस मैथ्स के सिलेबस का अगर लेंथ आप देखो, तो आप कहोगे अगर कि मैं 30 की जगह 60 सॉल्व करता हूँ, हाँ, तो फिर आप 2 साल तक मैथ्स ही सॉल्व करते रह जाओगे, इतने क्वेश्चन्स हैं प्रीवियस ईयर के। तो भले ही वो 30 क्वेश्चन्स पूछ रहा है, आपको फिर भी डेली 80 से 100 क्वेश्चन्स मैथ के लगाने हैं। हुँ, पहले-पहले डिफिकल्ट है, टाइम लगेगा। 80 क्वेश्चन्स बनाना कोई आसान काम नहीं है एक नए बच्चे के लिए, बट फिर आप बनाओगे, आप सॉल्व करोगे। उसका भी तरीका होता है, आप हर बार सेकंड रिवीजन में 80 क्वेश्चन थोड़ी कोई सॉल्व करता है। आप मार्क्ड क्वेश्चन्स उसमें रखते हो। हुँ, आपके 20 क्वेश्चन्स हो गए सॉल्व, आप 1 टू 100 हो गया आपका हुँ, कंप्लीट रिवीजन। लेकिन पहला बार तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर ये था कि मार्क करना है मुझे, एक बार व्होल हार्टेडली सॉल्व करना है। मैंने 3 महीने में उस समय 2020-21 के टाइम पर 7800 या 8000 सवाल मैंने 3 महीने में सॉल्व किए थे। फिर मैं रात के 3-3 बजे तक वही करता था, पर मैं हुँ, लेट उठता भी था। बट मैं रात में लेट मेरा मतलब ये था कि अब ना फ्रेंड है, ना फ़ोन है, कुछ नहीं रात में सब लोग सो गए, आप किससे बात कर सकते हो? कोई नहीं है। सोशल मीडिया भी स्लो हो जाता है रात में, तो फिर पढ़ाई बचता है, तो रात में पढ़ते थे आपको भी? पढ़ना है। हुँ, फिर ऐसा हो गया कि मैथ्स को लेकर के ही प्रॉब्लम आ रही थी ज़्यादातर। बट बाकी सब्जेक्ट्स में भी बेस्ट नहीं बना था मैं अभी तक। हाँ, अच्छे मार्क्स आना और एसएससी में सेलेक्ट होने लायक हुँ, मार्क्स आने में डिफरेंस हो जाता है सर। तो फिर मैंने मैथ्स और सारे सब्जेक्ट को रात में स्पेशली टाइम देना स्टार्ट किया। जिस मतलब किसी के लिए अगर सुबह कंफर्टेबल लगता है तो सुबह कर ले। मगर फिर जब वो चेयर पे सिट बैठ जाए तो फिर ये खा लेगी कसम के इतना से या तो मर ही जाना है लेकिन उठना नहीं है फिर और कोई चांस नहीं है उठने का फिर। ओके। अच्छा, इसमें एक बात अभी आपने बताई कि आप मैथ बहुत ज़्यादा लगा रहे थे पूरी रात भर, तो बाद में आपने और सब्जेक्ट पे ध्यान देना शुरू करा। तो यहाँ पे भी एक गलती करते हैं बच्चे की, जो भी सब्जेक्ट उनको लगता है कि मैथ या फिर इंग्लिश, इनका अभी तो वेटेज लगभग सेम हो गया सेम से सबका हाँ, और आपका सिलेक्शन एक सब्जेक्ट से नहीं होगा अब। मैथ कर लिया, अब आपको जीके, जीएस भी पढ़ना है अच्छे से, रीजनिंग भी अच्छे से करना है, इंग्लिश भी करना है, मैथ भी करना है ना? तो इसको मैं मेरे हिसाब से बच्चे एक चीज़ पकड़ लेते हैं कि मैथ पकड़ लिया, पहले सोचते हैं कि इसका सिलेबस कर लेंगे, तब हम रीजनिंग उठाएँगे या फिर तब हम इंग्लिश उठाएँगे। तो ये अप्रोच सही है, फिर चारों सब्जेक्ट एक साथ लेके चलना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर वेटेज और उसके क्वांटम मतलब देखा जाए कि सिलेबस कितना बड़ा है मैथ्स का, हाँ, तो मुझे लगता है सिर्फ मैथ्स को लेकर के चलने से भी बात नहीं बनेगी। मैथ्स के साथ-साथ आपको थोड़ा एक सब्जेक्ट तो कोई और लेना ही पड़ेगा हाँ, एट लीस्ट क्योंकि वोकैब आप ले लो, इंग्लिश ले लो, मैथ्स, इंग्लिश आप साथ में चलाओ। फिर जब आप मैथ्स, इंग्लिश के कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लो, तो रीजनिंग को भी ले आओ, जीके को भी इंट्रोड्यूस कर दो क्योंकि आपको अल्टीमेटली चारों सब्जेक्ट्स के ही साथ में पेपर देना है और टाइम भी फिक्स समय में ही सबको तैयार कर लेना है आपको। तो आप बीच में आप अगर आप सिर्फ एक सिलेबस को करते चलोगे, तो फिर आप जब तक ये खत्म करोगे, नया स्टार्ट करने जाओगे, पुराना भूल जाओगे। हाँ, और इतना टाइम भी नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट को अलग-अलग 6-6 महीने दो। टाइम जितना लगता है उतना लगता है। इसमें कोई ये नहीं है कि शॉर्टकट लग जाएगा। तो अगर कोई कहता है कि मेरे से 6 महीने में भी हो गया था, तो आप उस फिर वो मेरे से ज़्यादा सिंसियर रहा होगा अपने ग्रेजुएशन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। वरना ये कोई सपने में किसी को कोई नहीं सिखा के जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ये शॉर्टकट्स स्कूल में भी किसी ने नहीं सीखे। कहीं न कहीं से उसको जानकारी वो मिली है। तो वो सिंसियर रहा होगा इसलिए उसका 1 अटेम्प्ट में हो गया या 6 महीने में हो गया। आफ्टर ग्रेजुएशन 6 महीने में हुँ, हो गया। ये चीज़ है सही सर है। इसमें। ओके। और नोट्स के बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि नोट्स अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है टेलीग्राम हर जगह की, जो भी नया बच्चा तैयारी करने आता है नोट्स पहले माँगता है कि किसी टॉपर के नोट्स मिल जाएँ, किसी टीचर के नोट्स मिल जाएँ, वो उससे अच्छे से तैयारी हो जाए। नोट्स के बारे में बताओ कि एक एस्पिरेंट्स एक दूसरे के नोट्स लेके पढ़े या खुद के नोट्स बनाए, तो कैसे इफेक्टिव बनाए? आपके क्या तरीका होता था नोट्स बनाने का कि जब लास्ट टाइम पे वो रिवीजन करने बैठे, तो हौच-पौच ना बचे कि पता चले कि नोट्स उसके किताब से भी ज़्यादा मोटे हो गए, है ना? तो कैसे बनाने चाहिए अच्छे? मुझे एक चीज़ इसमें समझ में आ गई थी
कि आप एग्जाम हॉल में ना एक नोट्स लेकर जाओगे, ना घर से एक पेपर का टुकड़ा लेकर जाओगे। तो आपको सब कुछ जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो सर्कल का जैसे सर्कमफेरेंस है, आप इतना बड़ा है वो, तो अब आपको एग्जाम के डेट तक उसको समेटते-समेटते एक सेंटर पर ले आना है। यानी कि आपने सॉल्व तो किया मैथ्स में या इंग्लिश में 7-8 हज़ार सवाल। हाँ, फिर रिवीजन के लिए आपने मार्क क्वेश्चंस रखे 500-600। अल्टीमेटली आपके नोट्स में वो एकदम जिस्ट होना चाहिए समरी, जिसको आपके सिवा और कोई ना समझ सके। हाँ, समझ ले तो समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो आपका सेल्फ मेड हो तो बेटर है, क्योंकि आपको पता है कि आपको आपने उसी चीज को नोट किया है जो आपको प्रॉब्लमेटिक लगती है। जैसे मैंने ब्लैक बुक में देखे, हर सेक्शन में इंग्लिश के ब्लैक बुक में वोकैब में साइनोनियम्स 13-1400, एंटो 13-1400, ओडब्ल्यूएस 13-1400, तो ये देखा, और ईडीएम फ्रेज भी है। मैंने कहा ये तो 5-6 हजार वर्ड्स हैं, हाँ, मैं हर बार रिवाइज भी फुल रिवीजन नहीं कर सकता, और जो आता है उसी वर्ड्स को घूमते रह जाऊंगा उसी पर, नहीं तो फिर मैं पढ़ नहीं सकूंगा। मैंने मार्क किया, उनको कॉपी में नोट डाउन किया, इसका हिंदी मीनिंग ये होता है, और ऐसे करते ऐसे मैं उसको नोट करते चला गया। साइनो, एंटो, ओडब्ल्यूएस और आईपी। मेरे अल्टीमेटली 200 साइनो नोट हुए, नोट डाउन। अब मुझे जब भी रिवीजन करना है, मुझे 200 वर्ड्स देखने हैं, 1000 वर्ड्स मुझे आते हैं। स्टार्टिंग में नहीं आते थे, स्टार्टिंग मैंने पूरे 1200 वर्ड्स को टाइम दिया, पर एक ही बार ना, उसके बाद तो फिर मुझे 200 वर्ड्स देखने हैं। थर्ड रिवीजन में मुझे 200 भी नहीं देखने, 140 वर्ड देखने हैं। वो घटते जा रहा है उसकी संख्या, मैं हाईलाइट करते चला जा रहा था कि अब मुझे इतना करना है। तो अल्टीमेटली एग्जाम से एक दिन पहले मुझे शायद 1 पन्ना या 2 पन्ना ही देखने की जरूरत पड़ी, और मैं चारों सब्जेक्ट कंप्लीटेड था। हुँ। ओके, मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो बहुत सारे टॉपर्स, मैं 200 प्लस टॉपर से बात कर चुका हूँ अब तक। तो बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं कि मॉक टेस्ट पहले दिन से लगाना है। तैयारी शुरू आप करने बैठ रहे हो तो पहला मॉक टेस्ट लगाओ, तब पता चलेगा तैयारी कैसे करनी है, कहाँ पे आप अभी कितने पानी में हो। फिर बच्चे जब तैयारी शुरू करते हैं तो मॉक टेस्ट को इग्नोर करते हैं, बोलते हैं कि अभी तो सिलेबस नहीं हुआ, अभी मॉक टेस्ट में करेंगे ही कैसे? सवाल तो अभी बनेंगे ही नहीं। आपका क्या कहना है, मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए और मॉक टेस्ट लगाने के क्या फ़ायदे हैं? कैसे एनालिसिस करना है? मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा बताओ? आप मॉक टेस्ट का नाम लेकर के आप प्रीवियस ईयर को दे दो, हाँ, अगर आप बिल्कुल नए हो हाँ, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, मगर दो। इसी से आपको ये पता चलता है कि आपके एग्जाम में जो पूछ रहा है, आप उस तैयारी से कितने दूर हो, आपको क्या क्या पढ़ना है। जो अगर टीचर भी फिर आपके जो पढ़ा रहे होंगे, तो आप अपने आप सिलेबस को खुद ही समझ सकोगे कि ये जो पढ़ा रहे हैं, अगर अलजेब्रा में क्या ऐसा क्वेश्चन आता है या नहीं आता है एग्जाम में, एग्जाम ओरिएंटेड मेरी तैयारी चल रही है कि नहीं। इसलिए मॉक टेस्ट आपके लिए बीच बीच में लगाना जरूरी है। आप पर डे मत लगाओ, क्योंकि आपका ट्रेनिंग फेज में हो अगर आप, तो आप रोज अपना वजन तौलते रहोगे तो वजन तौलने से वजन नहीं बढ़ता है, कसरत करने से वजन बढ़ता है। लेकिन फिर भी आपका नजर उस चीज पर होना चाहिए। आप वीकली दो, हाँ, ताकि आपने 6 दिन जो ट्रेनिंग की, तो आपके पास 7वें दिन कुछ तो जानकारी आए। और मार्क्स बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट नहीं दिया जाता है, मॉक टेस्ट अपनी तैयारी को देखने के लिए दिया जाता है कि मेरा जो तैयारी चल रहा है इतने समय से, क्या वो ठीक दिशा में है या नहीं। टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट दिया जाता है। तो आप अपनी तैयारी को एक अच्छा शेप अगर देना चाहते हो, स्टार्टिंग से ही अवेयर रहना है, अगर मॉक टेस्ट देना चाहिए, वीक में 1-2, लेकिन 2। और जैसे-जैसे आपकी तैयारी सिलेबस कंप्लीट होते जा रही है, फिर मॉक टेस्ट ही आपके लिए माता-पिता, भगवान सब वही फिर बन जाता है। हाँ। उसके बिना तो फिर होना नहीं है, क्योंकि अगर 24 घंटे मिल जाए तो फिर कोई भी बच्चा सॉल्व कर लेगा। करना उसको वही 2 घंटे में है। हुँ। ओके, अभी मैं उन बच्चों के बारे में थोड़ा आप बताओ जो आपकी तरह सिचुएशन में फँसे हुए हैं, जैसे 3 साल हो गए, 4 हो गए और सिलेक्शन उनका हुआ नहीं। तो कैसे वो पीछे मुड़े और कैसे ज़ीरो से शुरू करें कि अभी तो हौच-पौच उन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा, ना तो सिलेबस पूरा हुआ, दुनिया भर की किताबें भी उनके टेबल पे आ गई, ना सिलेक्शन ही हो रहा। मतलब फँसे हुए हैं, कह रहे हैं मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या चीज़ें हैं? तो कैसे अपने आप को एकदम फिर ऊपर टॉप ऑफ द टेबल कैसे देखें अपने आप को कि भाई अब ऐसे-ऐसे चीज़ें मुझे सुधारनी है, फिर मुझे तैयारी करनी है। क्या-क्या चीज़ें आपने करी थी उस टाइम और उनको कैसे आप मोटिवेट करोगे? अगर आप मेहनत कर रहे हो हुँ, और आपका रिजल्ट नहीं हो रहा, बट आपको खुद से पता चल रहा है कि मेरा इंप्रूवमेंट तो हुआ है। जैसे मैंने बताया कि मैथ्स में अगर 2017 में अंडर ग्रेजुएट था, 78 नंबर आए और अगली बार 88 आए, तो मुझे पता चला कि मैंने 10 नंबर बढ़ा लिए। तो अगर आप 4 बार में नहीं पास हुए, लेकिन आप कहीं न कहीं ग्रो कर रहे हो, तब तो इस फील्ड में रहना चाहिए। और फिर सब कुछ नए सिरे से तैयारी के साथ में, पढ़ा हुआ कोई नहीं भूलता। हर साल भारत सरकार बजट बनाती है, कई चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, तो देश छोड़ के सरकार भाग नहीं जाती है। हुँ, आप फिर से बजट बनाता है वो, और फिर से उसको फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। तो आप हर दिन नई शुरुआत है, आप फ्रेश बनाओ। जो पढ़ लिख लिया उसको नोट करो कि ये पढ़ लिया, जो नहीं पढ़ा अपने वीकनेस पे काम करना है, स्ट्रेंथ पे नहीं, वीकनेस पे ज्यादा काम करना है। स्ट्रेंथ तो आपका है, उसको छोड़ना भी नहीं। ये
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रेंथ को तो सुपर स्ट्रेंथ बना के रखना है, मगर वीकनेस पे भी लूप होल्स जो आपके हैं उसको ठीक करना है। अगर आपको ये लगता है कि आपने इम्प्रूवमेंट कुछ गेन किया है इस 4 साल की तैयारी में, बढ़े हो, अगर प्री में 100 आ रहे थे अब 130 आ रहा है, अब 10 नंबर से प्री फेल हो रहे हो, तो आप रहो तैयारी में और फिर फ्रेश सब कुछ स्टार्ट करो। इस तरह से मोटिवेशन को लूज़ कर अगर मैं कर देता लूज़ मोटिवेशन तो मैं यहाँ नहीं होता। सही बात। लोग कहते हैं गिव अप कर दो, तो फिर छोड़ दो, अपने आप को नाप लो, 1-2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो चले जाओ। नहीं हुआ तो चले जाओ, वो उनके लिए है, जिनको बिल्कुल ही हवा नहीं लग रही है। ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं देना चाहिए, मैं ऐसा देखा है मैंने, कि वो बस पीयर प्रेशर में दिए जा रहे हैं, वो खुद से भी खुश नहीं है। मगर जो सिंसियर स्टूडेंट है, जो इस वीडियो को देख रहा होगा, उसको कहीं न कहीं अपनी तैयारी से खुद ही पता चल जाता होगा एग्ज़ाम देने के बाद कि ये मेरे बस का तो था यार, मैं नर्वस हो गया, मैं पैनिक हो गया। तो उसका उपाय है, अगर आप पैनिक हो गए, नर्वस हो गए, उसके उपाय है, आप योगा करो, प्राणायाम करो, आपकी ब्रीथिंग कंट्रोल होंगे उससे। अब मैंने एग्ज़ाम के टाइम यही किया था, एंग्जायटी लेवल हाई हो जाती है। आप सब कुछ करो, लेकिन एग्ज़ाम को फिर मत छोड़ो। किसी का सुन कर के मत सोचो। तो अभी जो नए बच्चे तैयारी में आ रहे हैं 2025 या 26 का सोच रहे हैं तैयारी में, उन बच्चों के लिए कुछ आप शॉर्ट में बता पाओ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी जर्नी से या फिर ओवरऑल अभी आप माहौल देख रहे हो तैयारी का, तो क्या उनको करना है, क्या नहीं करना है, कुछ शॉर्ट में? उन बच्चों के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप ये देखकर मत घबराना कि कितने बच्चे दोबारा से एग्ज़ाम को दे रहे हैं, कितने लोग सिलेक्टेड हैं, वो फिर से दे रहे हैं। विल पावर जो आपके पास थी, वो किसी जो आपके पास है, वो दूसरे किसी के पास नहीं है। तो आप विल पावर से उनको हरा सकते हो। जो पहले भी सेलेक्ट हो गए हैं, उनको भी, और जो पहले सेलेक्ट हो गए आ गए लेकिन और ऊँचा करना चाहते हैं, वो भी और अच्छा कर सकते हैं विल पावर से ही। क्या मिस्टेक्स उनको नहीं करनी चाहिए? तो एक बार जब उनको सिलेबस पता चल गया, अपने रिसोर्सेज़ फिक्स कर लें और उसपे फिर स्टिक हो जाएँ, बदलते ना रहें बार-बार। फिर आप बाकी चीज़ों से हट जाएँ, जैसे इंस्टाग्राम हटा दें, अगर आपको नहीं काम का है वो, आप यूट्यूब पर रहें, टेलीग्राम आपके लिए काम की चीज़ है। पर जो चीज़ आपकी, या फिर उसको आप गूगल पर ओपन करके, गूगल क्रोम पर इंस्टा वगैरह सोशल मीडिया से थोड़ा-सा डिस्टेंस आप बना लें। सोशल मतलब मैरेजेस वगैरह में जाना अगर आप कम कर दें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कभी-कभी चले जाएँ जहाँ पर जाना ज़रूरी है। आप लोगों के प्रति अभी आपकी जवाबदेही अभी बनती नहीं है, आप क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन चीज़ों से आप बच के जितना रहोगे, आप अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे, ये चीज़ें हैं। हुँ, ओके। चलिए अभी आपका थोड़ा जॉब एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। जब आप पहले दिन मन मिनिस्ट्री में गए, अच्छे सूट-वूट पहन गए, कैसा एक्सपीरियंस था पहले दिन का मंत्रालय का? फिर अभी कैसी जॉब चल रही है आपकी? क्या ऑफ़िस आवर कैसा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जॉब से मैं बिल्कुल सैटिस्फाइड हूँ। मैं पहले दिन जब मैं ऑफ़िस में यहाँ गया था, तो लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं, अभी भी, पहले भी थे, और उन्होंने काफ़ी, मतलब ऐसा लोड सा आने नहीं दिया। मेरा मतलब फर्स्ट 1 मंथ या 2 मंथ्स बिल्कुल स्मूथली निकला विदाउट एनी प्रेशर ऑफ वर्क। बाद में फिर ऐसा हुआ कि जैसे-जैसे आप काम सीखते हो, तो काम आपको फिर मिलने भी लगता है। फिर मैंने काम भी सीख लिया और पार्लियामेंट सेशंस ये सब को थोड़ा हैंडल भी करना सीख गया मैं। तो फिर वो आसानी से ब होने लगा चीज़ें। हुँ, तो अब ऑफिस का ये टाइमिंग है कि अपना 9 टू 5:30 कंप्लीट करके फिर अपने 6 बजे तक घर। बट चूँकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो तो आप 24/7 जॉब में हो, तो कभी 8:30 भी हो सकता है, तो आपको फिर आप मतलब ऑफ़िस के बाद जब आप घर आ गए तब भी कोई कॉल वगैरह ऐसा आता है ऑफ़िस से? कुछ? जनरली ऐसा नहीं होता, बट इन केस कोई काम ऐसा जो पेंडिंग रह गया हो, उसके हुँ, लिए फिर हो सकता है आपको कॉल आ जाए या बुला लिया जाए, तो फिर आपको फिर वापस वहाँ जाना पड़ेगा। बट ऐसा अभी तक मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट किन्हीं के साथ हुआ भी होगा, तो फिर उनके बदले अगर एक्स्ट्रा वो रुकते हैं, तो उन्हें फिर लीव भी मिल जाती है अगले दिन। हुँ। पीएसओस जैसे दिल्ली में ही रहते हैं ना, परमानेंट जॉब इनकी दिल्ली होती है। हाँ जी। जैसे तो ऑफ़िस के काम से बाहर भी भेजा जाता है आपको? ऑफिस के काम से जनरली डिप्यूटेशन पे लोग जाते हैं। हुँ, एसओ इन सीएसएस वालों को तो ऐसा, हाँ, कुछ हैं ऐसे, जब ऑफिस के काम से जाते हैं, जैसे अलग मिनिस्ट्री अगर आप देखें, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या यूथ अफेयर्स, तो इनके अगर कुछ इवेंट्स बाहर हो रहे हैं, हुँ, तो फिर ये बाहर जाते हैं। जैसे फिल्म फेस्टिवल गोवा में हो रहा है, हुँ, तो फिर वो बाहर जाते हैं, घूम करके आते हैं, ओके। और साथ में ड्यूटी भी है और घूमना भी है, दोनों एक साथ है। वर्केशन। वर्क के साथ घूमना है, वो करना है, दोनों साथ में निभाना है। चलिए आशीष भाई काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड फॉर योर टाइम। आई होप साथियों आपको भी इस इंटरव्यू से और इनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत कुछ आपने अभी आज इस इंटरव्यू से नया जाना कि कैसे एक लड़का 5 साल 6 साल लगातार तैयारी करता है, क्या उसका मोटिवेशन रहता है और क्या-क्या चीज़ें वो अपने आप में इम्प्रूव करता है। जैसा कि इन्होंने बताया एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये बोल रहे थे कि मेरा डेवलपमेंट हो रहा था बट वो मार्क्स में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। तो ये चीज़ उसको पॉजिटिव लिया इन्होंने। ऐसा नहीं कि भाई इनको पता है अंदर कि भाई मैं सीख तो रहा ही हूँ कुछ,
तो आपको भी इस तैयारी में इस चीज को याद रखना है कि भाई आपका डेवलपमेंट कितना हो रहा है। आपको ऐसे डिमोटिवेट नहीं हो रहा कि मेरे मार्क्स 90 आ रहे हैं, मेरे बगल वाले के 120 आ रहे हैं, बट आपको देखना है कि आपके इससे पहले कितने आ रहे थे और अब कितने आ रहे हैं। अगर पहले 80 आ रहे हैं, अब 90 आ रहे हैं, तो आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आप कुछ सीख रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, प्रोग्रेस हो रही है। तो उस हिसाब से आपको मोटिवेटेड बने रहना है और लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, इम्प्रूव करते रहना है। जैसे ही आप इम्प्रूव करते रहोगे तो आगे चल के आपका भी सिलेक्शन होगा। जैसे अगर ये 3 साल 4 साल बाद छोड़ देते तैयारी, तो आज ये एसओ नहीं होते, ना ही एसएससी फैक्ट्री पे बैठे होते। तो उम्मीद करते हैं इन सब की जो टॉपर्स की जर्नी आप सब लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, इनसे आप यही सीखते होंगे और आगे चल के भी आप जल्दी ही एसएससी फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म पर बैठे होंगे और आप अपनी जर्नी दुनिया को बता रहे होंगे कि कैसे आपने तैयारी करी, कैसे आप उस अंधेरे से आप भी इस लाइट की रोशनी में आके बैठे हो। तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, मोटिवेटेड बने रहें, तैयारी करते रहें। कोई भी क्वेरीज, कोई भी आपको परेशानी, दिक्कत आती है तैयारी के बीच, हम सब हैं, एसएससी फैक्ट्री आप सब लोगों के साथ है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इनसे भी आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो, इनके भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आपको मिल जाएँगे। अगर हमें मिलेंगे लिंक्स वगैरह तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इनसे डायरेक्ट जुड़ सकते हो। चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।